हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम महिला सुपरवाइजर तैयारी का प्रैक्टिस सेट 23 करने वाले हैं। ये जितने भी प्रैक्टिस सेट में करा रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारी ए सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रही हूँ, और एक ये हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें सारे प्रैक्टिस सेट कवर करा रही हूँ। इसके अलावा 11,001 प्रश्नों का एक प्रश्न बैंक और योजनाओं का भी कोर्स हमारे चैनल पर निःशुल्क चल रहा है। तो सारे के पार्ट्स अलग अलग हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारे मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, तो देख लीजिएगा। इसके 22 सेट जो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस लेवल के प्रश्न आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्री एक्लैम्सिया क्या होता है। देखो, एक्लैम्सिया के पहले की स्थिति को प्री एक्लैम्सिया कहते हैं। ये अक्सर गर्भवती महिलाओं में देखी जाती है। अचानक से बीपी जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, मूत्र के द्वारा प्रोटीन बाहर निकलने लगता है, अंदर शरीर में पानी भी भर जाता है। तो ये सारी स्थितियाँ होती हैं। तो इसमें पूछा है क्या एक लक्षण होते हैं, तो हाइपर टेंशन। वही हाइपर टेंशन मतलब होता है बीपी का हाई होना। प्रोटीन यूरिया का मतलब होता है मूत्र के से प्रोटीन को बाहर निकलना। एडिमा मैंने बताया, शरीर में पानी भर जाना। मातृ मृत्यु का भी इसी का ही यही एक मेन कारण होता है। कभी कभी बीपी जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो मातृ मृत्यु का कारण बनता है। प्रसव जांच के दौरान इसकी पहचान की जा सकती है। बिल्कुल सही है। एक्लैम्सिया जो होती है ना, इससे भी ज़्यादा बड़ी स्थिति हो जाती है। ये एक्लैम्सिया के पहले होने वाले लक्षण होते हैं। तो प्रसव जांच के दौरान जब महिला गर्भवती होती है और तब उसके दौरान इसकी जांच की जा सकती है कि इसके साथ क्या क्या स्थिति हो रही है। तो उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, प्रसव की प्रगति का ग्राफ निरूपण किसके द्वारा करते हैं। तो प्रसव मतलब अब जब प्रसव हो रहा है, बच्चा हो गया है, तो अब पता करना है कि बच्चे की प्रगति कैसे हो रही है। तो उस किससे पता करते हैं कि बच्चा सही है, उसका वजन सही है, ये सारी चीज़ किससे पता करते हैं। तो ये इसके लिए पार्टोग्राफ, केएमसी, अबगार स्कोर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पार्टोग्राफ जो होता है एक उपकरण होता है। इसका इस्तेमाल प्रसव के दौरान, प्रसव मतलब जब डिलीवरी हो रही होती है उसके दौरान माँ और जो भ्रूण की देखभाल करने के लिए करते हैं। ये ग्राफिक रिकॉर्डिंग है, इसमें एक ग्राफ में रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे पता चलता है कि जो गर्भाशय की ग्रीवा है वो कितने सेंटीमीटर तक फैली है। क्या क्योंकि बच्चे को होने के लिए ग्रीवा को लगभग 10 सेंटीमीटर तक फैला होना चाहिए। तो वो उसको उसको देखते हैं गर्भाशय ग्रीवा को कि वो सही तरीके से फैली है या नहीं फैली है। इसके बाद पर प्रसव के दौरान होने वाली घटनाओं को भी दर्शाता है, और प्रसव की प्रगति में होने वाली असामान्यताओं को पता लगाने के लिए भी मदद करता है। पार्टोग्राफ को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी उन लोगों के लिए रिकमेंड किया है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, कि उनको जांच करा लेना चाहिए। जब उनके बच्चे हो रहे हों तब चेक करा लेना चाहिए। इसको प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में भी देखा जा सकता है। तो ये सारे पार्टोग्राफ के बारे में सही है जानकारी है, और ये ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है, ये भी आपको याद करना। इसमें क्या क्या बताया जाता है, गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव, भ्रूण की हृदय की गति, प्रसव की अवधि, ये सारे जो होते हैं ये इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा एक और होता है अपगार स्कोर। अपगार स्कोर क्या होता है, ये जो नया बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसका टेस्ट करने के लिए करते हैं कि उसका स्किन का कलर क्या है, उसकी पल्स रेट सही है या नहीं है ना, वो अच्छे तरह से रिफ्लेक्स हो रहा है कि नहीं, घूम रहा है या नहीं हो रहा, उसका मसल स्टोन कितना है, उसकी रेस्पिरेशन मतलब श्वसन दर कितनी है। उसके लिए अपगार स्कोर का प्रयोग करते हैं, मतलब न्यूबॉर्न बेबी के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ये प्रसव की प्रगति, यहाँ पर प्रसव की अगर न्यूबॉर्न बेबी के बारे में आता कि न्यूबॉर्न बेबी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो न्यूबॉर्न बेबी के बारे में पता करने के लिए उसकी जांच के दौरान उसके बारे में सारी चीज़ें जानकारी के लिए कि वो सही हुआ है या नहीं, तो हम उसके लिए अपगार स्कोर का प्रयोग करते हैं। लेकिन माँ की प्रगति प्रसव के दौरान, माँ की वो जो गर्भ बच्चे को देने के लिए तैयार है या नहीं, उसके लिए पार्टोग्राफ का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ये जो केएमसी है, केएमसी को हम कंगारू मदर केयर बोलते हैं। ये उन लोगों के लिए होती है कंगारू मदर केयर जो जिनके जो बच्चे होते हैं वो लो बर्थ वेट होता है, मतलब उनका वजन जो होता है
2500 ग्राम से अगर कम होता है बच्चे का वजन, जब बच्चा होता है, नॉर्मली जो वजन होता है बच्चे का 2.5 से 3.5 किलो जो वजन होता है एक अच्छा वजन माना जाता है। 3 से 3.5 किलो का वजन भी बहुत अच्छा माना जाता है, बच्चा बिल्कुल हेल्दी होता है। लेकिन अगर 2.5 किलो से बच्चा कम होता है तो उसको कंगारू मदर केयर की ज़रूरत होती है। कंगारू मदर केयर क्या होता है कि वो बच्चा माँ के से चिपक के एकदम से सो जाता है, बच्चे को बिल्कुल नग्न अवस्था में माँ से चिपका कर सुला दिया जाता है। स्किन से स्किन का कनेक्ट करना इसको बोला जाता है। और उसके बाद इसको ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है, मतलब माता बच्चे को दूध पिलाती है। तो ये सारी चीज़ कंगारू मदर बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी बच्चे के लिए, अगर उसका वजन जो होता है कम होता है। इससे माँ को तो अच्छा लगता ही है, क्योंकि माँ का बच्चे से पहला कनेक्शन होता है और बच्चे को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जितना संभव हो जन्म के बाद, जन्म के जैसे बच्चा पैदा हो यथाशीघ्र उसको ऐसा काम करना चाहिए। वो कम से कम 8 घंटे तक बच्चे को माँ से ऐसा लगाए चिपका के रख देना चाहिए, जिससे उसको माँ के द्वारा गर्माहट जो होती है बच्चे को मिली रहती है। तो ये तीनों ही चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। पार्टोग्राफ, प्रसव की प्रगति का आकलन, अबगार स्कोर, बच्चे की पूरी जानकारी, बच्चा सही है नहीं, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी स्थिति के लिए KMC का मतलब होता है कंगारू मदर केयर। जो LBW बच्चे होते हैं लो बर्थ वेट, उनके लिए किया जाता है। लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात हम बोलते हैं कि महिला और पुरुष किसी भी जगह की जनसंख्या में महिला और पुरुष एक दूसरे से कितनी जनसंख्या में कम है या ज़्यादा है, उसको हम महिला पुरुष अनुपात या लिंगानुपात कहते हैं। ये जेंडर रेशो भी इसको कहा जाता है। स्टेपीज हड्डी कहाँ पाई जाती है? स्टेपीज हड्डी कान में पाई जाती है। ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और ये कान के मध्य वाला जो कान का पार्ट होता है उसमें पाई जाती है, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिला को किस किस परिस्थिति में उच्च केंद्र पर रेफर कर देना चाहिए, मतलब बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर देना चाहिए? जब महिला का जो बीपी होता है वो 140, ऊपर का जो बीपी है वो 140 हो जाए और नीचे वाला जो बीपी है वो 100 mm/Hg हो जाए, तब महिला को, जब बीपी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस ऐसी स्थिति में बच्चा होने में समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में जो अच्छे स्वास्थ्य केंद्र हैं, बड़े स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर रेफर कर देना चाहिए। अगला है, भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया है, इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया है के संबंध में आपका बताना है। अब पोलियो की खुराक नहीं पिलाई जाती है। यदि आप चाहें तो पोलियो की खुराक दे सकते हैं। पोलियो खुराक अभी भी पहले की तरह दी जाती है। पोलियो खुराक अब केवल चयनित बच्चों को दी जाती है। तो भले ही भारत 27 मार्च 2014 को पोलियो से मुक्त हो गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब बच्चों को पोलियो की दवा नहीं पिलाई जाती है। अब भी पोलियो की दवा पिलाई जाती है, ओरली पिलाई जाती है और निष्क्रिय रूप से भी पिलाई जाती है, IPV के रूप में, है ना। तो ये क्या होगा इसका आंसर? पोलियो खुराक अभी भी पहले की तरह ही दी जाती है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि पोलियो की जो ड्रॉप है, मैंने कल के प्रैक्टिस सेट में, जब इसके लास्ट प्रैक्टिस सेट में कराई थी, प्रैक्टिस सेट 22 वाला, तब मैंने बताया था कि पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की थी। सारे लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिनको भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं सारे लोग लाइक भी कीजिएगा, वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा और सारे लोग इसका आंसर भी बताइएगा कि पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की थी। पोलियो ड्रॉप की खोज पूछ रही हो, याद रखिएगा, पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा पोलियो खुराक जो होती है वो अभी भी दी जाती है। PSC क्या होता है? PSC को बोलते हैं हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर। PSC को बोला जाता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये बोल रहे हैं कि ये जो PSC सेंटर होता है इसका नेतृत्व कौन करता है? तो इसका नेतृत्व चिकित्सा जो अधिकारी होते हैं, जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी होते हैं, वो PSC स्तर पर स्वास्थ्य टीम का नेतृत्व करते हैं। अगला होता है प्यूरपेरियम अवस्था, किसको बोलते हैं? प्यूरपेरियम अवस्था होती है प्लेसेंटा के निकलने के बाद। प्लेसेंटा के निकलने के बाद जो अवस्था होती है वो प्यूरपेरियम अवस्था कहलाती है। कौन सी? प्लेसेंटा के निकलने के बाद अब जो अवस्था होती है वो प्यूरपेरियम अवस्था कहलाती है। प्रसव के बाद का जो समय होता है इसमें क्या होता है? गर्भावस्था से जुड़े शारीरिक बदलाव होते हैं। आमतौर पर ये 6 हफ्तों तक चलती है।
6 हफ्तों तक माता का जो शरीर होता है वो जो बच्चा जो हुआ होता है वो पहले बच्चा जब नहीं हुआ होता है उसकी जो पहले की गर्भवती माता होने से पहले की जो अवस्था है उस तक वापस आने में उसको करीब 6 हफ्ते लगते हैं। तो वो 6 हफ्तों की तक की जो अवस्था होती है उसको प्यूरपेरियम अवस्था या उसको प्रसव उपरांत अवस्था भी बोलते हैं, या उसको क्या बोलते हैं, प्रसव उपरांत अवस्था भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा से निकलने के बाद प्रसव के जो तीसरा चरण होता है उसमें प्लेसेंटा बाहर आता है, दूसरा जो चरण होता है उसमें बच्चा बाहर आता है, और पहला जो चरण होता है उसमें माता की जो गर्भाशय की ग्रीवा है वो 10 सेंटीमीटर तक फैल जाती है। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक पैरासाइट दर क्या होते हैं। ये पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट हम बोलते हैं परजीवी को। जब कोई भी परजीवी किसी मानव पर अटैक करता है या किसी दूसरे जीव पर अटैक करता है तो उसको हम पैरासाइट दर बोलते हैं। तो वार्षिक पैराडाइज ये जो परजीवी वाली जो दर होती है इनमें से किससे संबंधित होती है, तो परजीवी जो वाली जो दर होती है वो मलेरिया से संबंधित होती है। मलेरिया किसके द्वारा होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। एक प्लाज्मोडियम मच्छर होता है जो कि प्रोटोजोआ मच्छर होता है, उसके कारण मलेरिया होता है। 1953 से मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। हेपेटाइटिस जो है जिसको यकृत शोथ भी बोलते हैं, ये हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। ये 5 प्रकार के होते हैं, ABCDE और K। टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, और टाइफाइड के लिए हम विडाल टेस्ट करते हैं, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, माँ के स्तनों में पर्याप्त दूध कब नहीं होता, नहीं होने का मतलब माँ का बीमार होना, माँ का अगर बीमार है तो भी नहीं होगा, माँ के पोषण में कमी होगी तो भी माँ के स्तन पे दूध नहीं बनेगा, छोटे स्तन होगा तब भी नहीं होगा, आत्मविश्वास का खोना ये कोई कारण नहीं है माँ के स्तनों में दूध बनने का, तो यही कारण हो जाएगा। माँ के स्तनों में जो दूध बनता है बनने का कारण होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है माँ के स्तनों में दूध बनने का कारण होता है, और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो स्तनों से दूध निकलने का कारण होता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है हार्मोन वो स्नावन का कारण होता है, और प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है वो बनाने का कारण होता है, तो याद रखिएगा। अगला है, बच्चों के वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक और चीज़ सबसे बड़ी ये है कि अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम को नहीं फॉलो किया है तो एक बारी मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप फॉलो कर लीजिए। एक बार आकांक्षा 1957 पे जाइए, एक बार वहाँ पे जाइए। अगर आपको लगता है, अगर आप वहाँ जाके देखते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन जो वहाँ पे डले हुए हैं जो बिल्कुल निःशुल्क आपके लिए उपलब्ध हैं, वहाँ फ़ोटोज़ भी मिल जाएंगे, रील्स भी मिल जाएंगी, सारी सुपरवाइज़र से संबंधित है, क्वेश्चन से संबंधित है। उसके अलावा आंगनवाड़ी के चार्ट भी मिल जाएंगे पूरी तरह निःशुल्क। अगर आपको लगता है कि वो हेल्पफुल हैं और आपको आने वाले जो क्वेश्चन मैं डालूंगी वो हेल्पफुल रहेंगे तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा आकांक्षा 1957 पर। डेली आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे, डेली आपको वहाँ पे जानकारी मिलेगी, तो सारे लोग इसको फॉलो कर लीजिएगा आकांक्षा 1957 को। अगला है, बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है, तो माता का पोषण भी प्रभावित करता है। आनुवंशिक जो चीज़ें होती हैं माता पिता से बच्चे को मिलती हैं भी प्रभावित करता है, वातावरणीय कारक भी प्रभावित करते हैं, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सहाली हीमोग्लोबिनोमीटर से हीमोग्लोबिन नापते समय पेपेट में कितने निशान तक रक्त खींचना चाहिए। ये सहाली हीमोग्लोबिन मीटर जो होता है वो रक्त में हीमोग्लोबिन कितना है इसकी मात्रा नापने के लिए किया जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन कितना है उसकी मात्रा को पता लगाने के लिए सहाली हीमोग्लोबिनोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसमें रक्त का नमूना लेकर उसको N/10 रक्त का नमूना लेकर N/10 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है। रक्त का नमूना लेते हैं और उसको N/10 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसको कितने निशान तक रक्त खींचना चाहिए सहाली हीमोग्लोबिनोमीटर से, तो 10 माइक्रो कैपिलरी तक खींचना चाहिए, 20 माइक्रो कैपिलरी तक, 30 तक या 40 तक इसको खींचना चाहिए, 20 माइक्रो कैपिलरी तक। सहाली हीमोग्लोबिनोमीटर से हीमोग्लोबिन नापते समय पिपेट में
20 माइक्रो कैपिलरी तक निशान तक रक्त खींचना चाहिए। कितना? 20 माइक्रो कैपिलरी निशान तक खींचना चाहिए। अगला है, निम्न में से कौन सी बीमारी एसटीडी में सम्मिलित की जाती हैं? सिफिलिस, गोनोरिया, सैकरॉइड या उपरोक्त सभी? देखो, सिफिलिस एक यौन संचारित बीमारी है, ये भी यौन संचारित है, ये भी और ये भी ना, ये तीनों ही, इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज, एसटीडी को बोलते हैं, है ना। तो ये तीनों ही यौन संचारित बीमारी, जो सिफिलिस बीमारी होती है, ये एक ट्रैपोनोमा पैलिडम नामक एक बैक्टीरिया होता है, ट्रैपोनोमा पैलिडम, उसके कारण ये बीमारी हो जाती है। इसके अलावा गोनोरिया, गोनोरिया नामक एक बैक्टीरिया होता है, निस्सेरिया गोनोरिया बोलते हैं, उसके कारण ये हो जाती है, निस्सेरिया गोनोरिया बोलते हैं, उसके कारण ये गोनोरिया बीमारी हो जाती है। इसके अलावा इसको, ये जो सैक्रोइड है, इसको चैंक्रोइड भी बोलते हैं, और ये हेमोफाइलस डुक्रेई नामक एक जीवाणु के कारण हो जाती है। हेमोफाइलस डुक्रेई नामक एक बीमारी के कारण, जीवाणु के कारण ये हो जाती है। तीनों ही यौन संचारित बीमारी हैं और बैक्टीरिया के कारण हो जाती हैं। अगला है, बच्चों में कौन सा पैरामीटर मापने के लिए MUAC टैप का उपयोग करते हैं? फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाया था कुपोषण का, ए सीरीज़ का A14 वीडियो है वो, A14 मतलब अभी तक ए सीरीज़ के 51 वीडियो हो चुके हैं, उसमें जो A14 वाला वीडियो है वो कुपोषण वाला वीडियो, उस कुपोषण के वीडियो में उसमें मैंने जितने भी कुपोषण क्या होता है, कुपोषण के कौन से प्रकार होते हैं, मरासमस, क्वासी आर्क और कर, इसके अलावा ये MUAC टैप ये भी मैंने बताया। इसके अलावा गोमेज वर्गीकरण, वाटरलू वर्गीकरण, ये सारा मैंने उस में बताया है। वेलकम वर्गीकरण ये भी बताया है। सारे फैक्ट लगभग उससे आपके 90 से 100 प्रश्न कवर हो जाएंगे उस एक वीडियो से, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन की हूँ मैं वो लिंक कुपोषण वाली, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको कुपोषण से आपको 3-4 प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, आना ही आना है, तो ये वीडियो देख लीजिएगा। तो आपको बहुत सरल तरीके से मैंने समझा दिया है, तो आपको ये पूरा का पूरा स्केल से कैसे नापते हैं, स्केल से नापते समय कब गंभीर कुपोषण होता है, तब कब मध्य कुपोषण होता है, ये सारा भी मैंने वहाँ पे समझाया है। तो MUAC टेप का जो उपयोग करते हैं वो मध्य भुजा में उसको टैप को बांधा जाता है, तो उसको मिड अपर आर्म सरकमटेंस स्केल भी बोलते हैं। मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस इसका फुल फॉर्म होता है MUAC का। मिड मतलब मध्य की, अपर मतलब ऊपरी, आर्म मतलब भुजा, मिड अपर आर्म भुजा भी इसको बोलते हैं, तो ये याद रखिएगा। अगला है, इनमें से कौन सा आँख का भाग नहीं है? श्वेत पटल तो है, स्क्लेरा, दृष्टि पटल भी है, रंजित पटल भी है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आँख का भाग नहीं है बल्कि ये कान का भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अगला है, नवजात में HIV संक्रमण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? हर गर्भवती महिला की HIV की जांच। HIV संक्रमित माता को ART देना। ART का मतलब होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। नवजात को नेवरापिन की खुराक देना। तो ये सारे ही फैक्ट इसके सही हो जाएंगे, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है? एड्स नियंत्रण राष्ट्रीय कार्यक्रम है, क्षय नियंत्रण भी राष्ट्रीय कार्यक्रम है, RCH भी राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम है। इसका मतलब होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ कार्यक्रम, मतलब प्रजनन व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रजनन व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इस RCH कार्यक्रम का फुल फॉर्म होता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 15 अक्टूबर 1997 को हुई थी। एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी 1992 में हुई थी, और क्षय नियंत्रण की 1961-62 में हुई थी। और ये जो RCH इसको क्या बोलते हैं? प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम या रिप्रोडक्टिव एंड चिल्ड्रन हेल्थ प्रोग्राम, तो ये याद रखिएगा। फ्रेंड, ये हमारा हम जीतेंगे बैच है। अगर आप 100% सिलेक्शन चाहते हैं तो आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप हमारी घर पे बुक्स भी मंगवा सकते हैं। अगर आपके पास बुक्स है ऑलरेडी तो आप हमारा ये ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच की सबसे बड़ी खासियत है कि टेस्ट, हम हर टॉपिक को तैयार करवा के हर दिन टेस्ट लेते हैं, नहीं तो अगर बड़ा टॉपिक है तो अल्टरनेट डेज पे टेस्ट लेते हैं। तो टेस्ट देने से आपकी तैयारी हो जाती है। डेली एक टॉपिक तैयार करवाया जाता है,
हर टॉपिक बहुत क्लियरली, बहुत सरल तरीके से बना के दिया जाता है, उसको ट्रिक द्वारा हल करवाया जाता है, ट्रिक द्वारा ऑडियो लेक्चर मिलते हैं। हर टॉपिक को जब आप ट्रिक द्वारा पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एकदम छप जाते हैं और आपको वो चीज़ आप कभी नहीं भूलते। इसमें क्या क्या मिलने वाला है आपको, सबसे पहले तो 100 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, इससे ही 10,000 क्वेश्चन बन जाएंगे। 1000 CDP की MCQ प्लस जो बाल वाला, जो चौथा वाला जो पार्ट है आपके सिलेबस का, उसको हम पूरा टॉपिक वाइज कवर करा रहे हैं। आज हमने आज का जो टॉपिक है जो हमने दिया हुआ है वो है महिला और बाल स्वास्थ्य देखरेख संस्थान, जिसमें हमने केयर हुआ, कस्तूरबा बालिका संस्थान हुए, कस्तूरबा बालिका फंड हुआ, क्राय, ऐसे जो कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फंड है ना, और रेड क्रॉस है संगठन है। तो ये इस प्रकार के पूरे संगठनों का टॉपिक तैयार करके दिया है और उनकी जो डेट है उनको मैंने ट्रिक द्वारा भी करवा दिया। इसके अलावा जो कल जो हमारा टेस्ट हुआ था वो पॉक्सो एक्ट का हुआ था। पॉक्सो एक्ट देखो सुनने में बहुत कठिन लगता है, लेकिन मैंने उसको बहुत सरल तरीके से इजी ट्रिक द्वारा बच्चों को पूरा याद करवा दिया है। तो अगर आप लोग भी इन 2 महीने में, मुश्किल से 2 महीने भी नहीं बचे होंगे क्योंकि जनवरी में एग्ज़ाम है, तो आप भी अगर बहुत जल्द में और बहुत सारा पूरा पढ़ना चाहते हैं, अगर आप लड़की हैं जो हाउसवाइफ हैं या जॉब करती हैं और आपको समय नहीं मिलता बुक पढ़ने का, तो केवल आप काम करते करते आते जाते भी आप हमारी ऑडियो सुनकर, हेडफोन लगाकर, हमारी केवल ऑडियो सुनकर ही आप बहुत सारे फैक्ट याद कर सकती हैं जो हम अपने ग्रुप में प्रोवाइड कराते हैं। 1000 प्लस हम ICMR के MCQ देंगे, इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। डेली टॉपिक वाइज टेस्ट दिया जाएगा, ये सारे कुछ ट्रिक द्वारा याद कराया जाएगा। ऑडियो लेक्चर्स रहेंगे, डेली सरल तरीके से बनी टॉपिक वाइज PDF दी जाएगी, प्रबंधन पूरा टॉपिक वाइज कवर रहेगा, 500 प्लस योजना MCQ और टेस्ट रहेंगे, सुपरवाइजर का 11,001 प्रश्नों का प्रश्न बैंक दिया जाएगा, 70 से 80,000 प्रश्नों की प्रैक्टिस रोज कराई जाएगी, अधिनियम धाराएं ट्रिक द्वारा होंगी, गणित कंप्यूटर तर्क शक्ति ट्रिक द्वारा होगा। पूरा सिलेबस बहुत कम समय में तैयार होगा। अगर आप ये हमारा ऑनलाइन पैकेज लेना चाहते हैं तो इसका चार्ज है 799, लेकिन अगर आप हमारे ऑनलाइन के साथ बुक्स भी मंगवाना चाहते हैं, ये 7 बुक्स हैं जो आपको हमारे पैकेज के साथ मिलती हैं, जिसमें ये पूरा वॉल्यूम वाइज ये 7 वॉल्यूम है, ये 7 बुकलेट मिलती है। इसका चार्ज जो है 1599 प्लस कोरियर है, टोटल 1699 में ये कोर्स मिलेगा आपको हमारा। इसमें इसके साथ आपको हमारा ऑनलाइन पैकेज भी मिल जाएगा, ये जो ऑनलाइन पैकेज है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पैकेज ही अकेला लेना चाहते हैं तो केवल 799 मिलेगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6260190944। आपको मुझे व्हाट्सअप करके बोलना है कि आपको ऑनलाइन पैकेज लेना है, हाय लिखकर भेजना। जैसे ही मैं मैसेज देखूंगी आपको मैं पेमेंट नंबर दूंगी, जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो हम आपको 3 ग्रुप से ऐड कर देते हैं। एक हमारा तैयारी ग्रुप होता है व्हाट्सअप का, 2 टेलीग्राम ग्रुप रहते हैं, एक टेस्ट ग्रुप रहता है जिसमें हम टेस्ट लेते हैं, और एक में सारी PDF, पुरानी नहीं सारी आपको PDF सीरीज वाइज मिल जाएंगी, तो आप तैयारी कर सकते हैं। सारा कुछ आपको ई-बुक के रूप में, पूरे नोट्स पूरे टॉपिक वाइज मिलते हैं, साथ में MCQ सेट मिलते हैं, हमारे वीडियोस के पूरे PDF मिलते हैं, ये सारा कुछ आपको मिलता है। तो अगर आप 100% जॉब लेना चाहते हैं, वैकेंसी हर 5 साल में 7 साल में एक बार आती है, अब क्या पता कभी आए, तो अपने कुछ पैसों के कारण ये मौका मत गवाइए, आपको पढ़ने से बहुत अच्छा लगेगा, एक अलग से ही मोटिवेशन मिलेगा। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधन का कौन सा साधन केवल पुरुषों द्वारा उपयोग किया जाता है, महिलाओं द्वारा उपयोग नहीं किया जाता, मतलब जो केवल पुरुषों के लिए है। तो कंडोम जो है वो केवल पुरुष उपयोग करते हैं, बाकी के ये तीनों जो होती हैं ये महिलाएं उपयोग करती हैं, जबकि कंडोम जो है वो पुरुष उपयोग करते हैं। मलेरिया की रोकथाम हेतु वेक्टर प्रबंधन का क्या उपाय है? आंतरिक अपशिष्ट छिड़काव बिल्कुल है, लार्वा को नष्ट करने वाले जैविक और रासायनिक विधियों का प्रयोग ये भी है, कीटाणुनाशक उपचारित मच्छरदानियों का प्रयोग ये भी है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है MDT। MDT का फुल फॉर्म होता है मल्टी ड्रग थेरेपी, ये कुष्ठ रोग के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। कुष्ठ रोग जो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण कुष्ठ रोग हो जाता है, तो कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम से ये MDT संबंधित है।
अगला है अपगार स्कोर की प्रिडिक्टिव वैल्यू कितनी होती है, मतलब कैसे पता लगाएंगे कि अपगार स्कोर इतने समय में आपको रिजल्ट दे देगा। तो 5 मिनट में इसकी प्रिडिक्टिव वैल्यू होती है, कितनी होती है 5 मिनट। अपगार का मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। अपगार किसी भी जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए अपगार स्कोर का प्रयोग करते हैं। इस स्कोर में अधिकतम 10 अंक तक होते हैं, और जो 7 से ज़्यादा अंक होते हैं, 7 से 10 अंक जो होते हैं वो किसी भी बच्चे के लिए असामान्य स्थिति होती है। 4 से 6 अपगार जो स्कोर होता है वो एक मॉडरेट डिस्ट्रेस बताता है, मतलब मध्य स्थिति है, ना ज़्यादा खराब है ना ज़्यादा अच्छी है। तो 4 से 6 अपगार स्कोर मॉडरेट डिस्ट्रेस का बताता है। अगला है शिशु में रक्तस्राव से बचाव हेतु विटामिन ए किस मार्ग द्वारा दिया जाता है। तो विटामिन ए को इंट्रामस्कुलर जो मोड होता है उस द्वारा दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर मोड मतलब होता है IM। इसको हम बोलते हैं अंतःपेशीय इंजेक्शन। ये 90 डिग्री एंगल पर दिया जाता है। विटामिन के क्यों, देखो बच्चा होता है तो उसमें से गर्म नाल कटती है, क्लैंप लगाया जाता है, तो बच्चे में थक्का रोकना ज़रूरी होता है, इसलिए विटामिन के दिया जाता है। अगर बच्चे का वजन 1000 ग्राम से ज़्यादा होता है तो उसको 10 मिलीग्राम का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है, और यदि 1000 ग्राम से वजन कम हो तो उसको बहुत कम, मतलब 0.5 मिलीग्राम का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है। इंजेक्शन को जांघ के बाहरी हिस्से में 26 गज की सुई से दिया जाता है, तो ये याद रखिएगा। अगला है शिशु जन्म के पश्चात नाभि नाल काटने से पहले कितनी दूरी पर कॉर्ड क्लैंप करते हैं। तो मतलब जो नाल को मतलब जो नाल होती है, गर्म नाल, वो ये काट दी जाती है माँ के शरीर से बच्चे को अलग करने के लिए, और थोड़ी सी जो नाल होती है वो लगाए रखते हैं, उसमें लगा देते हैं हम क्लैंप, फंसा देते हैं, और क्लैंप का एक हिस्सा फंसा देते हैं, ताकि जो वो क्या होता है कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली निकल कर झड़ जाती है। तो नाभि नाल काटने से पूर्व कितनी दूरी पर इस कॉर्ड क्लैंप को लगाते हैं। तो 2 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको लगाते हैं। कितने, 2 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है माँ से शिशु को HIV संक्रमण के ट्रांसमिशन की संभावना सबसे ज़्यादा कब होती है। सबसे ज़्यादा होती है प्रसव के दौरान, क्योंकि रक्त एक दूसरे के संपर्क में आता है, तो प्रसव के दौरान सबसे ज़्यादा HIV संक्रमण की संभावना होती है। अगला है दांत निकलने की प्रक्रिया में सबसे पहले कौन से दांत आते हैं। तो सेंट्रल इंसीजर, जिन्हें कृंतक दांत बोलते हैं, ये जो होते हैं सबसे पहले आते हैं। इनका उपयोग जो होता है काटने के लिए करते हैं। बच्चा जो है, कृंतक दांत बच्चे में सबसे पहले आते हैं। बच्चे के 22 दांत होते हैं और जो पहले आते हैं, और उनमें सेंट्रल इंसीजर जो होता है, कृंतक दांत जो होते हैं वो सबसे पहले आते हैं। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। कितनी, 20 होती है। टोटल दांत कितने होते हैं, 32, और दूध के दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस रिफ्लेक्स द्वारा दूध का निर्माण होता है। तो दूध का निर्माण होता है प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स द्वारा। किसके द्वारा, प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स के द्वारा दूध का निर्माण होता है। फ्रेंड, ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 23वां प्रैक्टिस सेट, सॉरी, ये अभी हम 23वां प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। 22 कर चुके हैं, ये 22 के 22 इनमें एडवांस लेवल के प्रश्न सारे देख लीजिएगा। हमारा जो ग्रुप हुआ, जिन्होंने हमारा ग्रुप लिया है, उसमें मैं एक टॉपिक्स देती हूँ, साथ में एक प्रैक्टिस सेट भी करवाती हूँ, ताकि साथ साथ में MCQ प्रैक्टिस भी सारे प्रश्नों की हो सके। तो ये जिन लोगों ने कोर्स नहीं लिया है वो निःशुल्क रूप से प्लेलिस्ट में जाइएगा और सारे ये देख लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सारा ही जो इसके जो सेट हैं वो सारे ही सारे बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा A सीरीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है कार्बोहाइड्रेट के उपापचय संबंधी जन्मजात विकार कौन सा है। गॉसर डिसीज़, विल्सन डिसीज़, लेव डिसीज़ या कैनावन डिसीज़, इनमें से कौन सी ऐसी है जो कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन से संबंधित। देखो गॉचर डिसीज़ जो होती है, ये क्या होती है, एक आनुवंशिक विकार होता है। ये लाइसोसोमल जमा होने से जुड़ी बीमारी है। मतलब इस बीमारी में शरीर में लिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम कम होता है। मतलब जो एंजाइम लिपिड को तोड़ पाए वो क्या होता है, कम होता है लिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम, जिससे लिपिड क्या होते हैं, लीवर में जमा हो जाते हैं।
तो जिससे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी नहीं हो पाता है। तो ये लिपिड या लाइसोसोम जमा होने से संबंधित बीमारी है कौन सी? गौचर जो बीमारी है, गौचर बीमारी किससे संबंधित है? ये कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से संबंधित है। लेकिन इसमें क्या होता है कि लिपिड को तोड़ने वाला जो एंजाइम होता है, जिसको हम लाइपेज एंजाइम बोलते हैं, इसकी शरीर में कमी हो जाती है, जिससे कि लिपिड होता है वो बाहर नहीं निकलता, तिल्ली या लिवर में जमा हो जाता है। जो विल्सन रोग है, विल्सन रोग में क्या होता है? शरीर में तांबे की अधिकता हो जाती है। विल्सन रोग में क्या होता है? शरीर में तांबे की अधिकता हो जाती है, जो कि लीवर को और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है। क्या करता है? लीवर और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा ये लेह डिसीज़ है। लेह डिसीज़ क्या होती है? ये भी आनुवंशिक स्थिति होती है और यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। लेह डिसीज़ को हम नर्वाइन की प्रॉब्लम भी बोलते हैं। नर्व सिस्टम को प्रभावित करती है। कौन सी? लेह डिसीज़। लेह डिसीज़ किसको प्रभावित करती है? नर्व डिसीज़, नर्व को या तंत्रिका तंत्र को। इसके अलावा जो कैनावन डिसीज़ होती है, ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसमें मस्तिष्क में से एक महत्वपूर्ण रसायन की कमी हो जाती है, जिसके कारण मस्तिष्क जो होता है वो स्पंजी हो जाता है। कैसा हो जाता है? स्पंजी हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से संबंधित कौन सा है? गॉसर डिसीज। इसमें क्या हो जाता है? लिपिड एंजाइम की कम, लिपिड पाचक एंजाइम कम हो जाता है। लिपिड पाचक एंजाइम कम हो जाता है। विल्सन में क्या होता है? कापर जो या तांबा क्या होता है? अधिक हो जाता है। लेह में क्या होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित करता है, तब प्रभावित होता है। कैनावन में क्या होता है? मस्तिष्क में रसायन की कमी हो जाती है। कैनावन में क्या होता है? मस्तिष्क में रसायन की कमी हो जाती है। ये है फ्रेंड्स मेरा नंबर। अगर आप अपना नंबर सेव कराना चाहते तो मेरे पास हाई लिखकर सेव करा दीजिए। स्टेटस के द्वारा भी आपको क्वेश्चन याद होते रहेंगे। अगला है, निम्नलिखित संख्यात्मक गुणसूत्री विसंगतियों में कौन सी विसंगति ट्राइसोमी का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो ट्राइसोमी का उदाहरण नहीं है? तो वो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि एक, जैसे कि महिला में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, है ना, 44 प्लस XX पाया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है? एक X गुणसूत्र क्या होता है? गायब हो जाता है। एक X गुणसूत्र क्या होता है? गायब ही हो जाता है। तो ये ट्राइसोमी का उदाहरण नहीं। जबकि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? 44 प्लस XXXYY हो जाता है डाउन सिंड्रोम में। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है? जो 18वें गुणसूत्र है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है। एडवर्ड में क्या होता है? 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है। तो ये भी ट्राइसोम, डाउन और एडवर्ड दोनों ट्राइसोमी का है, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? एक गायब ही हो जाता है। तो इसका आंसर टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। अगला है, फीमेल सेक्स क्रोमोसोम संबंधी विसंगति कौन सी है? तो वो है क्लेनफेल्टन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जैसे कि नॉर्मली पुरुष का ये होता है, उसका जो क्रोमोसोम सूत्र होता है ये होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? एक X गुणसूत्र जो होता है वो अधिक हो जाता है, जिससे जो मेल होता है ना वो फीमेल की तरह व्यवहार करने लगता है। उसके स्तन भी बड़े होते हैं, उसमें बंध्यता हो जाती है, मतलब वो बांझ हो जाता है, और उसके शरीर पे बाल नहीं होते हैं। तो इस सारी स्थिति जो होती है उसको क्लेनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया किस प्रकार की एकल जीन विसंगति है? तो ये एक डोमिनेट नहीं है, रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। कैसा है? एक्स लिंक्ड, मतलब एक्स गुणसूत्र में उत्परिवर्तन के कारण ये हीमोफीलिया हो जाता है। तो याद रखिएगा, हीमोफीलिया किस प्रकार की विसंगति है? तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये राजघरानों में होती है जनरली। अगला है, गर्भावस्था के इसमें क्या होता है? हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता। गर्भावस्था के दौरान जो योनि होती है उसका पीएच क्या होता है? सामान्य गर्भावस्था में योनि का पीएच 3.8 से 4 होता है। पीएच स्केल में अगर 7 से कम मान होता है तो कौन सी स्थिति होती है? अम्लीय होती है। अगर क्षारीय होता है तो 7 से मान ज़्यादा होता है, लेकिन योनि का पीएच 3.8 से 4 होता है, मतलब योनि कैसी होती है? अम्लीय होती है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि गर्भाशय ग्रीवा का पीएच, गर्भाशय जो ग्रीवा होती है ना थोड़ी थोड़ी उदासीन लेवल की हो जाती है, तो गर्भाशय ग्रीवा का जो पीएच होता है वो 6.5 से 7 तक होता है, 7 पर उदासीन हो जाता है। गर्भाशय की योनि की पीएच जो होती है गर्भाशय के दौरान वो 3.8 से 4 होती है।
जबकि गर्भावस्था के दौरान जो गर्भाशय की ग्रीवा है उसकी जो पीएच होती है वो 6.8 से 7 तक होती है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है टर्म पर प्लेसेंटा का वजन कितना होता है? तो टर्म पर प्लेसेंटा का वजन 500 ग्राम होता है। टर्म मतलब बिल्कुल सही समय पर हो रही है डिलीवरी, 40 हफ्ते में, 280 दिन में और 9 महीने में, पूरे यही समय पर ही हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। या इनके पहले अगर हो जाती है, 37 हफ्ते से पहले अगर डिलीवरी होती है तो उसको प्री टर्म बोलते हैं। 42 हफ्ते के बाद डिलीवरी होती है उसको पोस्ट टर्म बोलते हैं। और 40 हफ्ते में ही होती है तो उसको टर्म बोलते हैं। इस समय प्लेसेंटा का वजन कितना होता है? 500 ग्राम होता है। गर्भावस्था के दौरान कौन सी संरचना हार्मोन निर्माण के लिए शक्ति गृह के रूप में काम करती है? तो ये काम करती है प्लेसेंटा। कौन करती है? प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा गर्भावस्था के दौरान हार्मोन निर्माण के लिए एक शक्ति गृह का काम करती है, मतलब वो शक्ति प्रदान करती है हार्मोन के लिए। कौन? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का जो वजन है वो कितना हो जाता है? लगभग 500 ग्राम हो जाता है। जब कब हो जाता है? जब ही उस बच्चा होने वाला होता है। अगला है प्रसव की किस अवस्था को सर्वाइकल स्टेज बोलते हैं? सर्वाइकल का मतलब होता है जब गर्भाशय की जो सर्विक्स को ही हम सर्विकल बोलते हैं, जो गर्भाशय की ग्रीवा बोलते हैं हिंदी में। ये जो ग्रीवा होती है ये प्रसव की जो पहली अवस्था होती है, तब हम क्या देखते हैं कि जो गर्भाशय की ग्रीवा है वो 10 सेंटीमीटर तक फैल रही है। नहीं तो जब वो फैल जाएगी तभी बच्चा बाहर आएगा, तो वो स्थिति कौन सी होती है? फर्स्ट स्टेज होती है। तो प्रसव की पहली स्टेज को हम सर्वाइकल स्टेज बोलते हैं। दूसरा है प्रसव की कौन सी अवस्था ऑब्जर्वेशनल स्टेज कहलाती है? तो प्रसव की जो चौथी अवस्था है वो ऑब्जर्वेशनल स्टेज कहलाती है। कौन सी? प्रसव की चौथी अवस्था को हम ऑब्जर्वेशनल स्टेज कहते हैं। प्रसव की पहली अवस्था को क्या बोलते हैं? सर्वाइकल स्टेज। और चौथी अवस्था क्या होती है? चौथी अवस्था में बच्चा भी बाहर आ जाता है, प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है। अब क्या होता है चौथी अवस्था में? जो बचा हुआ पदार्थ होते हैं, जो झिल्ली वगैरह होती है, वो सारा बाहर आता है और माँ का जो रिकवर होना, जो गर्भाशय होता है वो रिकवर होना आरंभ कर देता है। दूसरी अवस्था में बच्चा बाहर आता है। तीसरी जो अवस्था है उसमें प्लेसेंटा बाहर आता है। और जो पहली अवस्था है उसमें जो गर्भाशय ग्रीवा है वो 10 सेंटीमीटर तक फैल जाती है। तो इस प्रकार से ये चारों अवस्था का वर्णन है। 4 टोटल स्टेजेस में होती हैं। अगला है एक्लैम्सिया में मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? तो मैटरनल प्रमस्तिष्क में रक्तस्राव होने लगता है, बिल्कुल सही है। दृष्टि विजन में व्यवधान होता है, ये भी सही है। पोस्टमार्टम साइकोसिस होता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसके आंसर सही हो जाएंगे। अगला है गर्भावस्था में गर्भाशयी संकुचन के बारे में सबसे पहले किसने व्याख्या दी थी? तो ब्रैक्सटन हिक्स ने दी थी। इसको ब्रैक्सटन संकुचन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, माँ को कभी कभी एहसास होता है कि उसको एक आभास होता है कि उसका बच्चा अभी एकदम से नीचे आने वाला है, गिरने वाला है है ना। तो ये जो अवस्था होती है उसको हम ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे के जन्म के बाद की समय अवधि को क्या बोला जाता है? बच्चे का जन्म हो गया उसके बाद के, अभी मैंने ऊपर भी बताया, उसको परप्यूरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परप्यूरम बोलते हैं। मीनोपोज क्या होता है? मीनोपोज मतलब होता है कि जो रक्त माहवारी जो होती है वो कुछ समय के लिए बंद हो जाती है। माहवारी अगर 1 माह तक नहीं आती है, महामारी अगर 1 माह तक नहीं आती है तो उसको हम मीनोपोज बोलते हैं। नॉर्मली रजोनिवृत्ति जो होती है वो पूरी तरह से माहवारी का अंत होता है। ये जो मीनोपोज अवस्था होती है वो 40 वर्ष तक, ये 40 वर्ष के बाद में देखी जाती है। कभी कभी 1 महीने 2 महीने जो टाइम अस्थायी समय के लिए बंद हो जाता है उसको हम मेनोपोज बोलते हैं। तो इसमें बोलते हैं इसमें क्या हार्मोनल चेंज होता है, इसमें कौन से चरण होता है जिसमें हार्मोनल चेंज होता है? सबसे पहले क्या होता है इसमें, फॉलिकल जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं ये कम निकलने लगता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये भी कम निकलना बंद, और एस्ट्रोजन हार्मोन भी जो होता है वो एकदम से क्या होता है, कम हो जाता है। मतलब फॉलिकल और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अधिक निकलते हैं और जो एस्ट्रोजन होता है वो कम निकलता है। ऐसे याद रखो, फॉलिकल और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होते हैं वो ज़्यादा निकलते हैं और जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो क्या होता है, वो कम निकलता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम निकलते हैं और जो फॉलिकल और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ज़्यादा देखो आप ये एरो से समझेंगे, इसका मतलब है ज़्यादा निकलना, बढ़ना, और इसका मतलब है कम होना। तो एस्ट्रोजन मतलब कम हो रहा है
मेनोपोज अवस्था में जब माहवारी नहीं आ रही है, और फॉलिकल और ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है वो उनका स्तर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगला है एमटीपी एक्ट 1971 के अनुसार, मेडिकल टर्मिनेंसी प्रेगनेंसी एक्ट इसको बोलते हैं। इसमें कितने सप्ताह की गर्भावस्था तक, कितने सप्ताह में जो है गर्भपात किया जा सकता है ना। एमटीपी मतलब कब तक किया जाए, गर्भपात कब तक किया जा सकता है, 20 सप्ताह तक। अब पहले ये इसकी अवधि थी 12 सप्ताह तक थी, लेकिन 2021 में जो संशोधन हुआ उसके बाद इसकी अवधि 20 सप्ताह कर दी है। कभी कभी आपातकालीन स्थिति में, जैसे कि नाबालिग की प्रेग्नेंट हो गई, आपातकालीन स्थिति हो जाती है, तो डॉक्टर की परामर्श से उसको 24 सप्ताह बाद भी गर्भपात कर सकते हैं। तो नॉर्मली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 सप्ताह बोला जाएगा। किस गर्भ निरोधक की फेलियर रेट सबसे ज़्यादा होती है, जो कैलेंडर विधि होती है उसकी रेट जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ये एक मतलब इसमें क्या होता है, एक प्रजनन जागरूकता आधारित तरीका, उसमें मानक दिन विधि कहा जाता है। इसमें क्या होता है, मासिक धर्म की तारीखों के आधार पर गर्भ निरोधक गोली का उपयोग किया जाता है। मासिक धर्म जो आने वाला होता है उसकी तारीखों के हिसाब से गर्भ निरोधक गोली का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैलेंडर विधि हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बाहरी मादा जननांग नहीं, देखो लेविया माइनोरा जो है वो, लेविया माइनोरा जो होता है, जो ओंठ जैसी एक श्रृंखला होती है उसको हम लेविया माइनोरा बोलते हैं। इसके अलावा लेविया मेजोरा होता है, वो भी बाहरी ही स्थिति होती है। हाइमन जो होता है वो भी बाहर ही होता है। लेविया मेजोरा और ये जो उसको एक हाइमन जो होता है वो आंशिक रूप से कवर करता है, लेकिन जो गर्भाशय होता है वो बाहरी मादा जननांग नहीं है, बल्कि ये क्या होता है, आंतरिक जननांग है, ये अंदर होता है। तो इसका गर्भाशय आंतरिक जननांग हो जाएगा, बाकी के 3 बाहरी जननांग हो जाएंगे। ये जो लेविया मेजोरा होता है ना, ऐसा स्ट्रक्चर एक मानव के मेल जो अंग होता है, मेल मतलब आदमी के लिए भी, आदमी में भी पाया जाता है और महिलाओं में भी पाया जाता है, लेविया माइजोरा। अगला है, कौन सा मादा जनन अंग खोखला, मस्कुलर एवं नाशपाती के आकार का होता है। तो यूटेरस जो होता है वो नाशपाती के आकार का होता है, इसको हम गर्भाशय भी बोलते हैं। अगला है, गर्भ निरोधन का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है। गर्भ निरोधन का सबसे प्रभावी तरीका होता है माला एन। माला एन प्रभावी साधन है वर्तमान में इन सब की अपेक्षा, कंडोम, कॉपर ट्यूब, ट्यूब एक्टिव की अपेक्षा ये ज़्यादा प्रभावी है, स्टेरॉइड भी नहीं है ये। मानव शरीर में पाई जाने वाली सर्वाइकल कशेरुकाओं की संख्या क्या होती है। सर्वाइकल जो कशेरुकाएँ होती हैं उनकी संख्या होती है 7। कितनी होती है, 7 सर्वाइकल कशेरुकाओं की संख्या होती है। ये इसको आप इसमें समझ भी सकते हैं। इसका एक सूत्र भी होता है जिसमें सर्वाइकल की संख्या 7 होती है, जबकि जो थोरोसिक होती है उनकी संख्या 12 होती है। ये पूरा जो इस प्रकार से जो इस पूरा स्पाइनल बना होता है उसमें ये संख्या पाई जाती है। इस प्रकार से C1, C2, C3, C4 ऐसे करके जो सर्वाइकल जो वर्टेब्रेट होती है, सर्वाइकल कशेरुकाएँ होती हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, 7। आपसे पूछे थोरेसिक वर्टेब्रेट की कितनी होती है तो 12 होती है। लंबर जो होती हैं वो 5 होती हैं। इसके अलावा जो L1 L2 बोलते हैं जिनको, वही 5 होती हैं, उसको ही हम लंबर बोलते हैं। जो कमर में प्रॉब्लम आ जाती है, L1 L2 में प्रॉब्लम आ जाती है तो उनको हम लंबर बोलते हैं, उनकी संख्या 5 होती है। तो ये सूत्र में आ जाता है C7 T12 L5। इसके अलावा जो सैक्रम होते हैं उनकी संख्या भी 5 होती है, सैक्रम की संख्या भी 5 होती है। और जो कॉक्सिक्स होते हैं वो 1 से लेकर 4 तक होते हैं। इस प्रकार से जो टोटल कशेरुकाएँ होती हैं वो 32 से 33 से 35 तक होती हैं। टोटल अगर कशेरुकाओं की संख्या देखें तो टोटल कशेरुकाओं की संख्या जो होती है वो 33 से 35 होती हैं, याद रखिएगा। अगला है, मानव शरीर में पाए जाने वाले जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो किस कार्य में सहायक होते हैं। मानव शरीर के जो नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन जो पाए जाते हैं वो किस में सहायक होते हैं, तो वो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। नेफ्रॉन्स किस में सहायक होते हैं, ये वृक्क में पाए जाते हैं और ये मूत्र निर्माण की साथ में सहायता करते हैं। वृक्क को हम बोलते हैं किडनी।
अगला है जीभ का संक्रमण क्या कहलाता है? तो जीभ का संक्रमण ग्लोसाइटिस कहलाता है। जीभ का संक्रमण क्या कहलाता है? जीभ में अगर संक्रमण हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? ग्लोसाइटिस कहला जाता है। जीभ का संक्रमण क्या होता है? ग्लोसाइटिस कहलाता है जीभ का संक्रमण। बिस्तरी स्नान से क्या तात्पर्य होता है? रोगी को बिस्तर पर ही स्नान कराना बिस्तरी स्नान कहलाता है। क्या? रोगी को बिस्तर पर ही स्नान करवाना। अगला है किस बीमारी के संचरण में मक्खियों का योगदान होता है? टाइफाइड बुखार। टाइफाइड बुखार के संचरण में मक्खियों का योगदान होता है। साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी के कारण ये टाइफाइड बुखार हो जाता है और इसी में मक्खियों का योगदान होता है। अगला है 3 महीने के बच्चे को प्रतिदिन कितना अंडा या दूध प्रोटीन आवश्यक होता है? तो 2 से 4 ग्राम पर केजी, मतलब जितने किलो का बच्चा है उतने किलोग्राम के हिसाब से 2 से 4 ग्राम चाहिए। जैसे कि यदि बच्चा 3 किलो का है तो उसे लगभग 3 दूनी 6 दोगुना या 2 से 4 ग्राम मतलब उसको 6 से 12 ग्राम प्रोटीन चाहिए है। अगर बच्चा 1 साल, अगर बच्चा 3 किलो का है, मतलब जब बच्चा पैदा हुआ है, अगर बच्चा 9 किलो का हो गया है 1 साल में, तो उसे कितना प्रोटीन चाहिए होगा? तो पर ग्राम उसका जितना वेट होगा ना, उसका पर ग्राम उसको प्रोटीन चाहिए होगा। 2 से 4 ग्राम प्रोटीन बच्चे को चाहिए होता है। भारत का स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय सभी उपकेंद्रों को कितनी सहायता प्रदान कर रहा है? 100% सहायता। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की स्थापना 1947 में हुई और 1974-75 से इसने काम करना आरंभ किया। ये सभी उपकेंद्रों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस क्वेश्चन में ये प्रति किलो नहीं होगा, आप लोग ये याद करिएगा। 2 से 4 ग्राम प्रोटीन आवश्यक होता है। 2 से 4 ग्राम प्रोटीन 3 महीने के बच्चे को आवश्यक होता है। अगला है एक चिरकारी डिसेंबलिंग रोग है जो मनुष्यों में त्वचा, मांसपेशी, नेत्र, अस्थियों को प्रभावित करता है और तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। ये कौन है? तो ये है कुष्ठ रोग। क्या है? कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण ये कुष्ठ रोग होता है। कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। अगला है डैश योनि दर्शन तथा योनि सूक्ष्मदर्शी नामक उपकरण का उपयोग तथा गर्भाशय ग्रीवी तथा योनि का परीक्षण है। कौन सा परीक्षण है? तो यह कोल्पोस्कोपी। कोल्पोस्कोपी का उपयोग योनि को देखने के लिए, उसका जांच करने के लिए और गर्भाशय ग्रीवा पूरी तरह से फैल गई है या नहीं, इसके परीक्षण के लिए कोल्पोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला है पूरक प्रणाली। सीरम में मौजूद डैश प्रोटीन की एक प्रणाली है। तो पूरक प्रणाली सीरम में 30 प्रोटीन की एक प्रणाली होती है। मतलब ये जो पूरक प्रणाली सीरम प्रदान किया जाता है, इसमें 30 प्रोटीनों का एक मिश्रण होता है। तो पूरक प्रणाली सीरम में मौजूद कितने प्रोटीन की एक प्रणाली है? 30 प्रोटीनों की एक प्रणाली होती है। डैश वे औषधियाँ हैं जिन्हें गर्भाशय मांसपेशियों के संकुचन को उत्तेजित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कौन सी वो औषधियाँ होती हैं? तो वो होती हैं गर्भाशय संकुचक औषधियाँ। कौन सी? गर्भाशय संकुचक औषधियाँ होती हैं। अगला है कौन सा समय से पहले बच्चे से जुड़ा जोखिम नहीं है? तो मस्तिष्क स्नाव है, फुफ्फुसीय समस्या भी है, पीलिया भी है, गैर संचारी रोग बच्चे से जुड़ा समय से पहले बच्चे से जुड़ा जोखिम नहीं है। अगला है कौन सा सतही संक्रमण का उदाहरण होता है? तो जो कंजक्टिवा होता है ना, जो आँखों में हो जाती है, वो एक टच द्वारा हो जाता है, तो उसे बोलते हैं कंजक्टिव रोग। डैश डैश छोटी पेशी नलिकाएं होती हैं में से कौन ऐसी छोटी पेशी नलिकाएं होती हैं जो शुक्राणु और वीर्य द्रव को मूत्र मार्ग तक ले जाती हैं? तो उन्हें हम बोलते हैं स्खलन नलिकाएं। स्खलन जो नलिकाएं होती हैं वो छोटी पेशी नलिकाएं होती हैं और ये शुक्राणु और वीर्य द्रव को मूत्र मार्ग तक ले जाती हैं। अगला है इमोनेंट हड्डी कितने भागों से मिलकर बनी होती है? इमोनेंट जो हड्डी होती है वो 3 भागों से मिलकर बनती है। मैं बताती हूँ आपको कैसी होती है इमोनेंट हड्डी। देखो ये है इमोनेंट हड्डी, ये जो दिख रही है ना, इसको हम इमोनेंट बोन भी कहते हैं, उसको हिप बोन भी बोलते हैं। आपके जो हिप में पाई जाती है ना, वो ये इमोनेंट बोन होती है और इसको पेल्विक बोन भी कहते हैं। और ये पेल्विक के किनारों को बनाने वाली 2 हड्डियों में से होती है, 3 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये 3 हड्डियों से मिलकर, ये तीनों याद रखिएगा, पिछले वाले सेट में भी मैंने कराए हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस से मिलकर बनी होती है इमोनेट हड्डी। इस प्रकार से ये 3 हड्डियों से मिलकर बनी होती है, इसको पेल्विक बोन भी बोलते हैं।
अगला क्वेश्चन है एकीकृत बाल सेवाओं के अंतर्गत डैश की जनसंख्या के लिए एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होता है। तो 1000 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होता है। फुफ्फुस गुहा में वायु की उपस्थिति को क्या कहते हैं? न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। फुफ्फुस ये गुहा में जब वायु की उपस्थिति आ जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको न्यूमोथोरैक्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? न्यूमोथोरैक्स उसको बोलते हैं। अगला है कौन सा गर्भावस्था के लिए एक विशिष्ट पीलिया का कारण होता है? तो जब ही यकृत जो होता है बहुत ज़्यादा फैटी हो जाता है, उसमें फैट जमा हो जाता है, तो वो पीलिया का कारण बनता है। क्या जब फैट जमा हो जाएगा तो लीवर सही से काम नहीं करेगा। जो बिलीरुबिन एक पदार्थ होता है जो आरबीसी के टूटने से बनता है वो निकलेगा नहीं बाहर, जिससे शरीर का अंग जो होते हैं वो पीले हो जाएंगे। शरीर में रक्त का स्तर भी कम हो जाएगा और उसमें जो यकृत है वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। लीवर में फैट जमा हो जाएगा। तो यही एक कारण होता है गर्भावस्था में पीलिया का। अगला है किस वैक्सीन को कभी भी जमने नहीं देना चाहिए? डीपीटी वैक्सीन को कभी भी नहीं जमने देना चाहिए। इसको ना ही निम्न टेम्परेचर पर, अगर जम जाएगी तो ये ख़राब हो जाएगी, इसलिए इसको -डिग्री टेम्परेचर पर भी नहीं रखते हैं। अगला है कौन सा कैंसर सामान्यतः महिलाओं को प्रभावित करता है? स्तन करता है, ग्रीवा करता है। प्रोस्टेट कैंसर महिलाओं में नहीं होता है, ये पुरुषों में। उनकी जो महिलाओं पुरुष का जो जनन अंग होता है उसमें एक प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है, उसमें ये प्रोस्टेट कैंसर पाया जाता है। अगला है हिंदू कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदू जो कुष्ठ निवारण संघ, हिंद कुष्ठ निवारण जो संघ हुआ था वो उसकी स्थापना हुई थी 1950 में। कब हुई थी हिंद कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना? 1950 में हुई थी। अगला है रक्त दाब मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रक्त दाब मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला है कृमि ग्रसन की स्थिति में किस औषधि का प्रयोग करते हैं? कृमि नाशन के लिए आंगनवाड़ी में एल्बेंडाजोल की गोलियां दी जाती हैं, इकाई की दी जाती हैं, एल्बेंडाजोल की दी जाती है, कृमिनाशक होता है। अगला है कौन सा हार्मोन गर्भावस्था के संकुचन को बढ़ाता है, मतलब गर्भाशय को फैलने में मदद करता है? तो वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाता है। हम सभी को तरोताज़ा रहने के लिए डेली कितने घंटे की नींद आवश्यक है? 8 घंटे की गहरी नींद जरूर आवश्यक है अगर हमको एकदम से फ्रेश रहना है तो। मिनी माता रोग किस तत्व के विषाक्तता से संबंधित है? तो मिनी माता जो रोग होता है उसमें पारे की मात्रा अधिक हो जाती है, तो मिनी माता किससे संबंधित है? पारे से संबंधित है। अगला है कौन सा गर्भकालीन मधुमेह के लिए एक जोखिम कार्य नहीं है? कौन सा नहीं है? तो अगर माता की आयु, देखो बार बार सहज गर्भपात होना ये गर्भकालीन मधुमेह से संबंधित है। क्रोनिक उच्च रक्तचाप ये भी संबंधित है। मोटापा वो भी होगा तो भी गर्भपात होगा। लेकिन अगर माता की आयु 25 वर्ष से कम हो तो ये कोई गर्भकालीन मधुमेह का कारण नहीं होता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है को आर्तव के रक्त स्नान में के रूप में परिभाषित किया गया है। को आर्तव, आर्तव मतलब होता है जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, जो पीरियड्स आते हैं महिलाओं में, उसको हम बोलते हैं आर्तव चक्र। तो इसमें से एक अति विरल कौन होता है? अति विरल जो 2 दिनों से कम समय तक रहता है। तो जो हाइपोमेनोरिया होता है वो एक ऐसी स्थिति होती है जब महिला का जो समय होता है वो बहुत ही कम आता है, उसको हम बोलते हैं हाइपोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया पो मतलब जहाँ पे लग जाता है ना, उसका मतलब ही होता है कि कम आना। तो हाइपोमेनोरिया जो होता है उसे छोटी या अल्प अवधि के रूप में जाना जाता है। मतलब ये एक हल्का मासिक जो रक्त प्रवाह है, मासिक धर्म रक्त प्रवाह है, बहुत हल्का होता है। प्रभावी होने के लिए वैक्सीन को कितने पे संग्रहित रखना चाहिए? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर एक वैक्सीन को रखना चाहिए उसकी प्रभावी होने के लिए। अगला है कौन सा प्यूपरल पायरेक्सिया में एक अंतर्वर्ती संक्रमण नहीं है? देखो प्यूपरल पायरोक्सिया मतलब होता है कि जो प्रसव उत्तर ज्वर, मतलब पायरा जहाँ पे जाता है वहाँ का मतलब होता है बुखार आना, शरीर का तापमान बढ़ जाना। और प्यूपरल मतलब होता है प्रसव के समय या प्रसव के बाद। जन्म देने के 6 हफ्तों तक यदि किसी महिला का जो तापमान होता है, शरीर का तापमान 38 डिग्री से ज़्यादा होता है तो वो एक प्यूपरल पायरेक्सिया का कारण होता है। तो इसमें इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है, तीव्र ब्रोंकाइटिस भी होता है, निमोनिया, 3 कारण हो सकते हैं, लेकिन सिस्टिटिस इसका कोई कारण नहीं होता है।
अगला है मनुष्यों में गर्भावस्था के दौरान मातृ प्लाज्मा की मात्रा कितनी बढ़ जाती है। तो माता के प्लाज्मा की जो मात्रा होती है वो 40 से 50% तक बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 40 से 50% तक माता प्लाज्मा की आवश्यकता जो होती है बढ़ जाती है। अगला है कौन वंध्यकरण की रासायनिक विधि का उदाहरण है। जो वंध्यकरण करता है रासायनिक तरीके से, इनमें से कौन है ऐसा? तो इसका उदाहरण है हैलोजन। हैलोजन की प्रक्रिया द्वारा रासायनिक तरीके से जो फर्टिलिटी रेट को कम किया जाता है और बंद किया जाता है हैलोजन की सहायता से। शुक्राणु द्वारा उत्पादित कौन सा एंजाइम जोना पेलोसिडा और डिम्ब के आसपास की कोशिका झिल्ली के प्रवेश की अनुमति देता है। इनमें से कौन है ऐसा? तो उसका आंसर हो जाएगा हाइल्यूरोनिडेज। हाइल्यूरोनिडेज क्या है? एक शुक्राणु द्वारा उत्पादित एंजाइम है जो पेलोसिडा और डिम्ब के आसपास की कोशिकाओं में झिल्ली के प्रवेश की अनुमति देता है। अगला है डैश श्वसन पथ में क्षोभ का कारण होता है। तो खांसी होता है श्वसन पथ में क्षोभ का कारण। फ्रेंड्स सारे लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा जिनको वीडियोस पसंद आते हैं। अगला है ये तब होता है जब थक का एक भाग बाहिका भित्ति से टूट जाता है। मतलब जब थक्के का जो एक भाग है वो बाहिका की भित्ति से टूट जाता है तथा एक असामान्य प्रसूतकाल अवस्था में प्रणालीगत परिसंचरण में प्रवेश करता है, उसको हम बोलते हैं फुफ्फुसीय अंतःशल्यता। थक्का का एक भाग जब वाहिकाओं से टूट जाता है तो जो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, श्वसन संबंधी शिथिलता इसमें आती है, मतलब फेफड़े संबंधी शिथिलता इसमें आती है। तो क्या हो जाएगा इसका? फुफ्फुसीय अंतःशल्यता हो जाएगा। अगला है वेस्टिबुल में कितने छिद्र होते हैं। जो वेस्टिबुल होता है उसमें कितने छिद्र होते हैं? 4 छिद्र होते हैं। वेस्टिबुल में क्या होता है? वेस्टिबुल में 4 छिद्र होते हैं। ये वेस्टिबुल कहाँ होता है? ये जो महिला होती है उसकी योनि में लेविया मैनोरा और लेविया मेजोरा के पास होता है। इसमें 4 छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर होती है और यहाँ पर ये इस तरह यहाँ पे ये पाया जाता है। इसमें 4 छोटे छोटे छिद्र इसमें पाए जाते हैं। अगला है भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो 2005 में ग्रामीण हुआ था और NUHM मतलब जो शहरी स्वास्थ्य मिशन है उसको 2013 में आरंभ किया गया था और राष्ट्रीय हेल्थ मिशन मतलब NHM को भी 2013 में ही आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में एकीकृत रोग निगरानी परियोजना किस वर्ष शुरू हुई थी। एकीकृत रोग निगरानी जो परियोजना है वो 2004 में शुरू हुई थी। एकीकृत रोग निगरानी परियोजना कब शुरू हुई थी? 2004 में शुरू हुई थी। अगला है सामान्यतः शिशु किस महीने में सिर सहारे के साथ बैठना शुरू कर देता है। 5 महीने का बच्चा सहारे के साथ बैठना शुरू हो जाता है। अगला है जननी सुरक्षा योजना भारत में किस वर्ष शुरू हुई थी। तो जो जननी सुरक्षा योजना है 2005 में शुरू हुई थी। माता को संस्थागत देखभाल प्रदान करने के लिए इस योजना को आरंभ किया गया था। अगला है कौन सी कैल्शियम चैनल अवरोधक रक्तदाब नामक औषधि है। मतलब रक्तदाब को कम करती है। इनमें से कौन सी ऐसी औषधि है? तो ये है निफेडिपिन। कौन सी है? निफेडिपिन है जो रक्तदाब को कम करती है। निफेडिपिन औषधि का नाम है, दवाई का नाम है। अगला है निषेचित डिम्ब के विकास में कोरक पुटी का कौन सा भाग अपरा तथा जरायु का निर्माण करता है ना। तो कौन अपरा या प्लेसेंटा का या जरायु का निर्माण करता है? तो कौन है? उसको बोलते हैं हम पोषकारक। पोषकारक जो होता है वो निषेचित डिम्ब के संदर्भ में कोरक पुटी का भाग होता है जो अपरा और जरायु का निर्माण करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये अपरा होता है ये माता को रक्त पोषण पहुंचाता है, कोई अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालता है और तो इस प्रकार से ये माता और भ्रूण के बीच एक संबंध बनाने का काम करता है। माता के खून से पोषक तत्व पहुंचाता है। तो अपरा इस प्रकार से मदद करता है। ये कई प्रकार के होते हैं। मानव का जो अपरा होता है उसको हम हीमोकेरियल अपरा कहते हैं। और जो जरायु होता है वो भ्रूण का ही एक प्रकार होता है।
जरायु को बोलते हैं कोरियन। जरायु को क्या बोलते हैं? कोरियन बोलते हैं। जरायु गर्भ की जो बाहर की जो झिल्ली होती है, गर्भाशय के बाहर की जो झिल्ली होती है, उसको हम ये बोलते हैं, जिससे बच्चा बंधा हुआ होता है, उसको हम जरायु बोलते हैं। याद रखिए, जिसमें बच्चा बंधा हुआ होता है जिस झिल्ली में, उसको हम जरायु बोलते हैं। जबकि अपरा उसको बोलते हैं जो बच्चे तक खाना पोषक तत्व ले जाता है ना। तो अपरा और जरायु का निर्माण कोरक पुटी का कौन सा भाग करता है? पोष कारक करता है। कौन करता है? पोष कारक करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको थोड़ा देर मैंने स्टॉप भी करके रखा कि आप इसको समझ पाएँ। तो जरायु आपको समझ में आ गया, जो बच्चे को मतलब जो बच्चे को बांध के रखता है। और अपरा मतलब प्लेसेंटा तो आपको पता ही है, जो बच्चे तक पोषण आहार पहुंचाता है। पोष कारक को हम ट्रोपोब्लास्ट भी बोलते हैं। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो इसको ट्रोपोब्लास्ट भी बोलते हैं। अगर जो इंग्लिश मीडियम के देख रहे हों, ट्रोपोब्लास्ट भी इसको बोला जाता है, या कोरक गुहा भी बोला जाता है। कौन सा? यक्षमा। यक्षमा को हम बोलते हैं टीबी, जो कि ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण हो जाती है। तो कौन सा इनमें से यक्षमा का लक्षण नहीं है? श्लेष्मा गाढ़ा हो जाता है, बिल्कुल सही है। म्यूकोप्यूरेलेंट हो जाता है। निद्रा के रोग दौरान पसीना भी आता है, सोने के दौरान पसीना आता है। बलगम के साथ खांसी आती है, चिरकारी मतलब खराब। भूख में वृद्धि नहीं होती यक्षमा, बाकी ये तीनों सेम हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये हमारा MPPSC प्री की आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारा जुनून बैच है। अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है स्टार्टिंग के 100 लोगों को। जो भी ये लेना चाहते हैं ये ले सकते हैं। बहुत ही शानदार ये टॉपिक है, बहुत ही शानदार मैं तैयारी कराने वाली हूँ MPPSC प्रीलिम्स की। 15 तारीख से बैच स्टार्ट है, तो जो भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये नंबर लिखा हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।